बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में बेटा आपको जो क्वेश्चन दिया था वो पटेल के नाम से दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, पटेल लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी एंगेज इन द बिजनेस इन रन फ्रॉम शॉप विच इज रेंटेड फॉर ₹800 a ईयर। देखिए, बड़ी खतरनाक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है जो पढ़ के आप गुजर जाएंगे। पटेल एक कंपनी है या एक बिजनेस है जो कि एक शॉप से चलाया जाता है विच इज रेंटेड फॉर ₹800 ईयर। जो शॉप रेंट पे ली गई है कितने पर? 800 रुपए पर। तो उस शॉप का एनुअल रेंट कितना हुआ बेटा? उस शॉप का एनुअल रेंट कितना हुआ बेटा? 800। तो ये अगर ये 800 रुपए एनुअल रेंट है तो यही तो रेंट एक्सपेंस हुआ ना, यही तो रेंट एक्सपेंस हुआ। यस और नो आप बताइए मुझे, क्या ये रेंट एक्सपेंस नहीं है? यही तो रेंट एक्सपेंस है। सही। अच्छा जी, अब उसके बाद इसका मतलब क्या हो? पहली लाइन में आपको रेंट एक्सपेंस बता दिया गया है। अब अगर रेंट इससे ज्यादा पे हुआ है तो जो एक्सेस है वो प्रीपेड है, और अगर रेंट इससे कम पे हुआ, जो शॉर्टेज है, वो क्या है? वो अक्रूड है। यस और नो? तो देखिए, होशो हवास में रहते हुए क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। During the year ended 30 September 1996, the bookkeeper kept very poor records and some information was lost. However, the balances on 30 September 1995 were as follows. अच्छा जी, अब ये है कि ऑथोराइज कैपिटल, इसको आप कैपिटल, भाई ये कैपिटल है और ये इसका रिटेन अर्निंग वाला एलिमेंट है जो प्रॉफिट अलग करके दिखाया जा रहा है। तो ये फिक्स कैपिटल और ये इसका फ्लक्चुएटिंग एलिमेंट, अगर आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आ जाएगा 5750। तो आपकी मर्जी है, आप किस तरह सॉल्व करते हैं। बताया, इसको कंपनी बोल दिया लेकिन उसको कंपनी के तौर पे सॉल्व नहीं कर रहे बल्कि इंडिविजुअल के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्रेडिटर्स अकाउंट पेएबल जो है वो कितना है? 1400। सन्ड्राई क्रेडिटर कितने? 36 अक्रूड एक्सपेंस के लिए। व्हेन एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, देखो ये पूरी लाइन है और ये बैलेंस 1600 है। फिर स्टॉक एट कॉस्ट 2000, डेटर्स 1680, प्री पेमेंट रेंट, देखो रेंट प्रीपेड है। कैश इन हैंड, प्रीपेड रेंट कितने से? 300 से। कैश इन हैंड का कितना बैलेंस है? 83। कैश इन बैंक कितना है? 1523। ठीक है जी। तो ये ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज आपको बता दी गए। अच्छा, उसके बाद an examination of books of Patel for the year ended revealed the following. Okay, अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अमाउंट बैंक, ये अमाउंट वो है जो बैंक में डिपॉजिट किया गया। लोन फ्रॉम खान, खान से लोन दिया गया। सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक, ओल्ड स्टॉक जो आपने क्या किया? सेल किया, उसके बदले क्या मिले आपको? 1200 मिले। अदर, टोटल जो अमाउंट बैंक हुआ है वो कितना है? 23,170। ठीक है। तो ये सब कुछ कलेक्ट हुआ है कैश फॉर्म में, फिर बैंक में डिपॉजिट हो गया है। यस और नो? ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ये सब कुछ कलेक्ट हुआ है कैश फॉर्म में, फिर उसके बाद बैंक में क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। यस और नो? रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद द लोन कैरीड मार्कअप एट 12%। जो आपने लोन लिया उस पर मार्कअप कितना है? 12%। खान हैड बीन पेड ₹40 फ्रॉम द टिल, टिल का मतलब क्या है? कैश बॉक्स, कैश पेमेंट। एज पार्ट पेमेंट ऑफ मार्कअप ऑन द लोन। तो पहले आप जरा कैलकुलेट कर ले मार्कअप बनता कितना है। ये लोन कब लिया गया? 1 जनवरी 1996 को। ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या हो रहा है? ड्यू हो रहा है। 500 का 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो आंसर 45 आ रहा है। तो एक्सपेंस जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा 45, और पेड कितना है? 40 से। तो 5 से एक्सपेंस क्या हो गया बेटा? अक्रूड हो गया। यस और नो बोलिए आप सब।
अच्छा जी, उसके बाद क्या है, चेक्स पेड आउट, परचेज ऑफ फुटबॉल। तो अब ये परचेजेस नहीं है बेटा, ये पेमेंट फॉर परचेजेस है, वही क्रेडिटर अकाउंट से इसका इफेक्ट जाना चाहिए। मैंने क्या बोला, जब भी आपको लफ्ज परचेज दिखाई दे और आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस मौजूद हो, तो फिर आप उसको परचेजेस का लफ्ज से धोखा मत खाएं, आप उसको ओपनिंग या क्लोजिंग अक्रूवल कहें। वेजेस 2122, रेंट 750, motor expenses 1214, van 2000, repairs 522। अब जरा देखिए हमने रेंट कितना पे किया है सर, कितने से पे किया रेंट, 750 से ना, रिस्पॉन्स करें। अच्छा, आपका ओपनिंग प्रीपेड रेंट कितना था बताओ, 300। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 300 प्रीपेड था, उसमें 750 का मजीद प्रीपेड ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया 1050। और हमें पता है एक्सपायर कितना होना है 800, क्योंकि एक्सपेंस 800 है साल का। तो अगर 1050 में से 800 की एक्सपायरी निकाल दे तो क्या बचेगा आपके पास 250। 250 जो आपका प्रीपेड का फिर क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, यस और ऐसे ही है। तो इस बार एक्सपायरी पता है हमें, और अक्सर स्टूडेंट जो है वो एक्सपायरी के बारे में सोच रहे होंगे यार एक्सपायरी क्या होगी, तो वो तो पहली लाइन में बता दी कि खामोशी से एग्जामिनर ने आपको रेंट फॉर द ईयर बता दिया। तो जितना रेंट फॉर द ईयर है वही आपका एक्सपेंस बनना है, चाहे पेड हो या पेड ना हो या ओवर पेड हो। ये सारी बातें बड़ी बुनियादी बातें हैं बेटा। अच्छा जी, ओके। तो ये सारी पेमेंट्स कहाँ से हुई हैं, बैंक अकाउंट से। अच्छा, उसके बाद इट वाज ascertained that the following amounts were paid out of till before the bankings were made। वेजेस पे हुए, मोटर एक्सपेंस पे हुए, संट्रा एक्सपेंस पे हुए, और ये 40 रुपीज भी पे हुए हैं, इसको मत भूलिएगा। देखो ये ऊपर बता दिया, तीन चीजें नीचे बता दी। अच्छा जी, उसके बाद द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस वर ascertained। कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ गया, यस और नो, रिस्पॉन्स दो। अब आपसे कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल क्या है आपसे कि क्या आपके पास क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है, जवाब यस है। क्या आपके पास क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, यस वो भी है। क्या पेमेंट टू क्रेडिटर है, यस है। क्या मिल जाएगी आपको परचेजेस, कहाँ से मिल जाएगी, क्रेडिटर के अकाउंट से। अच्छा, उसको रख दें कहाँ पर आप, इन्वेंट्री के अकाउंट में। तो ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहेंगे आप सब लोग, अगर कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर लगा दे मार्कअप या मार्जिन तो सेल मिल जानी है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के मार्कअप और मार्जिन। क्या कहेंगे आप सब लोग, प्रॉब्लम ये आ रहा है, इसी को हम लेके चल रहे हैं समझाने के लिए आप। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब सारा मामला जो है पॉइंट नंबर 6 से शुरू होने जा रहा है, वो क्या है, पटेल लिमिटेड मेक्स यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन ऑल फुटबॉल सोल्ड। पटेल जो है 40% प्रॉफिट कमाता है फुटबॉल सोल्ड पर, मार्कअप या मार्जिन, मार्जिन, बेहतरीन बात, मार्जिन मार्जिन, एक्सेप्ट दोज परचेज फ्रॉम अपजॉन, सिवाय उन फुटबॉल के जो किससे परचेज करते हैं, अपजॉन से। अ न्यू सप्लायर on which margin is 15%। During the year, rupees 3,700 worth football were purchased from Upjohn, of which rupees 470 were in closing stock। जो आपकी परचेजेस हैं उसके अंदर 3,700 की फुटबॉल जो है वो किससे परचेज की गई है, अपजॉन से।
जिसमें से जिसका 470 जो है वो क्या है, आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी शामिल है। ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट ऑफ सेल दो हिस्सों में टूटी। एक कॉस्ट ऑफ सेल वो जिसको आपने सेल किया 40% मार्जिन पर, और एक कॉस्ट ऑफ सेल वो जिसको आपने सेल किया 15% मार्जिन पर। यस और नो? अच्छा जी, उसके बाद द सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक वाज सम ऑफ द बॉल्स व्हिच हैड बीन इन स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है जी, और आपने कुछ ओल्ड स्टॉक भी बेचा है जो आपके ओपनिंग स्टॉक का पार्ट था। These were sold at 20% less than normal selling price, और ये बेची गई हैं 20% कम पर जो कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। ऑल सेल रिसिट्स वर पेड इनटू द बिल। तो अब ये कितनी गुड्स हैं, इनकी कॉस्ट क्या है तो मालूम नहीं है, लेकिन इनकी सारी रिसिट कहाँ गई है, टिल में गई है। और इस बारे में आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि जो आपने पैसा बैंक में ट्रांसफर किया है उसमें वो पैसा भी शामिल है जो सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक से आया है। सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक, इसका मतलब बेटा ये है कि आप तीन किस्म की सेल कर रहे हो, 40% मार्जिन, 15% मार्जिन, और तीसरी सेल कौन सी है, सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक। क्या कहेंगे आप लोग? तो अब अगर किसी को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो उसको चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन को इस तरह अपने पास रख दे जिससे वो क्वेश्चन उसके लिए आसान हो जाए और सॉल्व होना शुरू हो जाए। देखें, अब इसकी हम करते हैं वर्किंग्स, इसका सॉल्यूशन तो आएगा यहाँ पर, लेकिन जो पेज नंबर 2 पेज नंबर 3 होता है वहां से हम वर्किंग कर रहे होते। और आप जानते हैं बेसिकली वर्किंग नंबर 1 हम करने जा रहे हैं किसके लिए, सेल्स की। अब हम सेल किस तरह फाइंड करेंगे, हम एक चार्ट बनाकर सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा जो क्वेश्चन हमने रीड किया उसके जरिए हमें क्या क्या मालूमात मिलती है। मालूमात ये मिलती है, एक है हमारी नॉर्मल सेल, जो कि 40% पे हुई है। सही है बेटा? अब जॉन, ठीक है जी, अब जॉन वाली सेल्स 15% पे हुई है। और एक हमारे पास कौन सी सेल है, डिस्काउंटेड सेल है। ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 20% कम पर हुई। ठीक है, तो अगर इस तरह सोचें कि 100 रुपए सेलिंग प्राइस है नॉर्मल, उसका 20% निकालने कितना बचेगा, 80। तो अगर आप 100 में 40 रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे तो आप क्या कर रहे हैं, अब आप 100 में से 60 निकालें, 40 प्रॉफिट बचेगा। तो कॉस्ट तो आपकी वही रहेगी ना। तो अगर आप 100 पे 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो चीज आपने कितने की बेची, 80 रुपए की। 80 में कॉस्ट तो वही है 60 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 20% हो गया। यस और, लेकिन वो 20% जो है वो सेलिंग प्राइस का 20% है ना। अब अगर मैं इस 20% को डिवाइड कर दूं किससे, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस से, 20 डिवाइड बाय 80, तो ये 20% जो होगा वो, ये 20% जो है वो सेलिंग प्राइस बिफोर डिस्काउंट का परसेंटेज है। तो अगर इसी 20 को डिवाइड बाय 80 कर दूं और उसको मैं इसका परसेंटेज बनाऊं आफ्टर डिस्काउंट, तो ये 25% बन जाएगा। अब इस बात पर गौर करें सब लोग कि फिर ये 20% मार्जिन जो था
ये डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस के लिए 20% मार्जिन नहीं है, उसके लिए फिर ये 25% मार्जिन। खैर चलिए, ये बातें आप होती रहेंगी, कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन अब इसका मतलब ये हो गया कि ये बात तो तय हो गई कि 3 किस्म की हमने सेल्स की है टोटल। अब मसला ये कि एग्जामिनेशन में दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बाज दफा टेंशन होती है, तो भाई करना ये चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, लंबी सी सांस लेनी चाहिए, और वो आप हिम्मत रख चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व होगा, खुद ब खुद सॉल्व होगा। यहाँ लिखे सेल्स, यहाँ लिखे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर टोटल सेल मिल जाती है तो टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल सेल मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगी आपके पास। अब आप देखें कि भाई ये जो आपने यहाँ पर बिजनेस स्टॉर्मिंग के लिए बनाया है इतना सब कुछ, इसमें क्या क्या आप पुट कर सकते हैं, हम क्या क्या यहाँ रख सकते हैं। अच्छा, हमें पता है, हमने सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक जो की है, जो ओल्ड स्टॉक बेचा है, वो हमने कितने का बेचा है बेटा? 1200 रुपए का। तो हमें ओल्ड स्टॉक की सेल का पता है, यस और नो? क्या कहेंगे आप सब? अच्छा जी, ओके। हमने अब जॉन से कितनी गुड्स परचेज की है? 3700 की, इसमें से 470 की जो इन्वेंट्री है वो अनसोल्ड है। तो उसका मतलब जो गुड्स अब जॉन को बेची गई हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ सेल तो हमें बड़ी आसानी से मिल गई। अगर हम 3700 में से 470 क्या कर लें, माइनस कर लें, तो अब जॉन वाली कॉस्ट ऑफ सेल रहेगी कितनी? 3230। तो अगर ये सेल है, तो ये अगर 20% जो है वो ऑफ करने के बाद है, तो हम इसको ला सकते हैं कहां पर? कॉस्ट पर। जवाब दें। इसका मतलब क्या हुआ? इसको कॉस्ट पे लाएं, और अगर ये कॉस्ट है तो इसके इसके ऊपर इसका मार्जिन अप्लाई करके इसको सेल पे लाएं, तो कम से कम ये दो चीजें मालूम हो जाएंगी। क्या कहते हैं आप? और इन्वेंट्री अकाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें। जब इन्वेंट्री अकाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, उसमें से ये और ये कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, तो डिफरेंस जो होगा रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ सेल होगा। इस पे इसका मार्जिन अप्लाई करके इसकी इसकी सेल निकाल लें, तीनों का सम कर लें, क्या बन जाएगा? तो अब सबसे पहला काम ये करते हैं, हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्कआउट कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप सब? तो हम यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, पेमेंट टू सप्लायर कितनी है? आज आपको मैं कॉस्ट ऑफ सेल एक अलग अंदाज से निकाल के दिखाता हूँ। पेमेंट टू सप्लायर कितनी है? पेमेंट टू सप्लायर बेटा, पेमेंट टू सप्लायर सबसे पूछ रहा हूँ, हर बंदा बता दे यार, ये मैं जो क्वेश्चन की तरफ वापस जाना पड़ेगा, आप लोग बहुत कम जवाब देते हैं। सोलह हजार दो सौ चार तो अगर 16,204 जो है, देखिएगा बेटा, समझ, 16,204 क्या है? पेमेंट टू सप्लायर है। तो ये तो पेमेंट मैंने इसमें की है, इसमें मैंने सबसे पहले क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस को सेटल किया होगा, यस और नो? पिछले साल का अक्रूवल पे किया होगा ना बेटा, तो वो कितना है? 1400।
जवाब दो। तो इसमें से लेस किया मैंने 1400, तो जवाब क्या मिला? अगर मैं 16,204 में से 1400 लेस कर लेता हूं, तो मैंने इस साल में, इस साल के लिए परचेजेस के लिए कितनी पेमेंट की? 14,804। इसका मतलब ये कि मैंने कम से कम 14,804 की तो गुड्स परचेज की हैं और मैं उनकी पेमेंट भी कर चुका हूं। लेकिन अगर मुझ पर ईयर एंड पे कोई लायबिलिटी है, तो जितने से लायबिलिटी मौजूद है मैंने उतने से और गुड्स परचेज की होंगी। तो जितनी मैंने इस साल में, इस साल के लिए पेमेंट की है, वो तो मेरी परचेजेस हैं, लेकिन इतने से मुझ पे लायबिलिटी और मौजूद है, तो मतलब इतने से मैंने और परचेज की होंगी। तो अगर मैं इसमें 1341 ऐड कर दूं, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा? परचेज नहीं मिल जाएगी। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों का जो रिजल्ट है वो परचेज के बराबर है। उसमें ऐड किया ओपनिंग स्टॉक, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ सेल बन गया। भाई जब इन तीनों का रिजल्ट परचेज के बराबर है, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये बात पिक की आप लोगों ने या नहीं? रिस्पॉन्स दो ना यार, अल्लाह के बंदो। आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्या कहते हो? अगर इन तीनों का रिजल्ट जो है परचेज के बराबर है, तो परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये किसके बराबर? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2000 है, तो ऐड किया 2000। ये वन अकाउंट, अब जो सुपर डुपर अकाउंट अप्रोच है ना, उसको खाली एक ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ। और क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 1910। क्या कॉस्ट ऑफ सेल आ गई? 16,235। तो 16,235 क्या आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल? ठीक है, जवाब दो। सही जी, जवाब दें बेटा सब लोग। अब आप क्या करें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें किसकी? ओल्ड स्टॉक। कैसे निकालेंगे? ये 1200 जो है वो 20% डिस्काउंट देने के बाद है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। यस और? तो अगर ये 1200 20% डिस्काउंट देने के बराबर है, तो ये 1200 किसके बराबर हुआ? 80 के। अगर इसको ले आते हैं 100 पर, तो क्या बन जाएगी? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और फिर नॉर्मल सेलिंग प्राइस में हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 40% था। तो फिर हमारी कॉस्ट क्या हुई? 60% हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये आ गया नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, तो ये दोबारा ये आ गया 100% पर, और 100 में हमारी कॉस्ट कितनी है? 60। क्या आंसर आता है? क्या ये बात सबको समझ में आती है बेटा? असल में ये बात अगर किसी को समझना है तो वो इस तरह समझ सकता है। फर्ज कीजिए 1500 नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी, ठीक है जी। आपने दिया इस पर क्या? डिस्काउंट। कितना? 20%।
जवाब दो, कितना बना? 300। आंसर क्या आ गया? 1200। जवाब दो बेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1200 को पहले 1500 बना रहा हूँ, और 1500 में फिर प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? 40%। कॉस्ट कितनी है? 60। तो अगर मैं 1500 को डिवाइडेड बाय 100 करूँ, मल्टीप्लाई 60 करूँ, तब भी कॉस्ट मिल जाएगी। तो अगर 1500 किसके बराबर था? 100 के बराबर। उस पर दिया 20% डिस्काउंट, तो जो बचा वो किसके बराबर हुआ? 80 के बराबर हुआ। यस और? तो अब मैं चाहूँ तो इस 1200 से डायरेक्ट कॉस्ट निकाल सकता हूँ कि 1200 खुद किसके बराबर? 80 के बराबर। लेकिन इसमें कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो मुझे पता है कितना, वो 60 है। तो डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई 60, आंसर क्या बना आपके पास? 900। जवाब दें। तो आप खुद देखें ना, जब मैं यहाँ दो स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ, डिवाइड बाई 80 कर रहा हूँ, डिस्काउंटेड वैल्यू, मल्टीप्लाई 100 कर रहा हूँ, तो 1500 बन रहा है। 1500 को डिवाइडेड बाई 100 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई 60 कर रहा हूँ, तो ये 100 से 100 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो असल इक्वेशन यही बन रही है ना आपकी, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई 60, 900। तो 900 क्या हो गया? इसकी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। जवाब दें। अच्छा जी। उसके बाद सेल्स ऑफ फुटबॉल फ्रॉम अपजॉन। ठीक है। तो 3230 जो है वो कॉस्ट है, और वो 15% मार्जिन माइनस करने के बाद कितनी? 85%। तो इसको डिवाइड बाई 85 किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, क्या मिल जाएगा? सेल मिल जाएगी। कितनी? 3800। बड़ा सिंपल हो गया कि अगर आप इस 16,235 में से 900 और 3,230 वाली कॉस्ट ऑफ सेल को अलग कर लें, तो रिमेनिंग जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी वो नॉर्मल गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल होगी। तो आप जल्दी से इसको माइनस करवाइए। तो आंसर क्या आया? 12,105। ठीक है। तो अब हम नॉर्मल सेल्स वर्कआउट कर लें। तो हमने कहा भाई 12,105 जो है ये कॉस्ट है, जो कि 40% माइनस मार्जिन माइनस करने के बाद किसके बराबर है? 60 के। तो डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, सीलिंग प्राइस मिल जाएगी 20,175। 20,175 इस तरह सेल मिल गई। अब तीनों सेल का सम कर लें तो टोटल सेल मिल जाएगी 25,175। तो बेटा बताइए, इस सेल और कॉस्ट ऑफ सेल आपको समझ में आएगी? किससे घूम फिर कर हमने इसको वर्ल्ड का वर्कआउट कर लिया। बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। वेरी गुड, जबरदस्त। अगर यही आपका आंसर है तो बहुत अच्छी बात। तो अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। समझने के लिए यही निकाल लेते हैं।
बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 8,940। ठीक है, 8,940 क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। और अच्छी तरह जानते हैं इसमें तो बाकी एक्सपेंस क्या करने, माइनस कर। तो मेन जो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था वो मेन थी चीज सेल एंड कॉस्ट ऑफ सेल, मेरे हिसाब से तो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। हाँ बेटा ताला बताओ, कोई इशू है तो बोलो। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और आती है, वो क्या है? ड्यूरिंग द ईयर अ न्यू वैन वॉज परचेज फॉर ₹3,400। डिस्पोजल भी हो रहा है ना बेटा। एंड द ओल्ड वैन वॉज टेकन इन पार्ट एक्सचेंज, वही एक पुरानी वैन देकर नई वैन ले रहे हैं। Deduction of 20% on WDV is to be charged full year in the year of purchase, none in the year of sale। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। न्यू वैन की परचेज कॉस्ट क्या है? न्यू वैन कितने की है भाई? 3,400 की। अब सवाल है कि अगर न्यू वैन 3,400 की है तो आप न्यू वैन के लिए पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 2,000। तो आप 3,400 के लिए 2,000 पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको 1,400 से कितना मिल रहा है? ट्रेड क्या मिल रहा है? ट्रेड इन अलाउंस। 200 का लॉस तो बाद में निकालेंगे ना। क्या मिल रहा है? 1,400 क्या मिल रहा है? ट्रेड अलाउंस। ये ट्रेड अलाउंस क्या होगा? मैच होगा किससे? पुरानी वैन की WDV से। 1,600। तो आपको लॉस होगा कितने का? 200 का। जैसो बता दीजिए आप लोग। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए। सेल आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, तकरीबन ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। कर लेते हैं साथ साथ इसको। पटेल SCI for the year ended 31st September। 30 September 1986। रुपीज सेल्स लेस व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स के लिए वर्किंग वन और कॉस्ट ऑफ सेल के लिए वर्किंग नंबर वन ही है। ₹25,175। और कॉस्ट ऑफ सेल 16,235।
ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपके पास? 8,940। कोई अदर इनकम है क्वेश्चन में बेटा? लेस क्या कर दें? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के लिए हमेशा क्या करेंगे आप? पेमेंट देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप दें वेजेस। तो वेजेस पे अप्रूवल है। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? पटेल लिमिटेड ओज 71 फॉर वेजेस एंड 113 फॉर मोटर एक्सपेंस। यस और नो? जवाब दें। तो वेजेस का जो बैलेंस था आपके पास वो कितना था? वेजेस के लिए पेमेंट कितनी की आपने? 2,122। जवाब दें। कैश से कितने पे किए? 516। और क्लोजिंग अक्रूवल कितना है? 71। 2,122 प्लस 516 प्लस 71। 2,709। उसके बाद रेंट है। रेंट एक्सपेंस होता है, ये तो पता है हमें कितना है? 800। उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस हैं। मोटर एक्सपेंस कितने हैं? 1214 पे हुए हैं बैंक के चेक से। 83 पे हुए हैं यहाँ से। और अक्रूड कितने से? 113 से। ठीक है। उसके बाद क्या? रिपेयर्स हैं। कितने से रिपेयर्स हैं बताएंगे आप लोग? 522। उसके बाद सेंटर एक्सपेंस। फिर वही पेमेंट कितनी हुई है सेंटर एक्सपेंस के लिए? बैंक से हुई है कितनी? 613। और कैश से हुई है 75।
ठीक है जी, इसमें से लेस करना है आपने ओपनिंग सन्ड्री एक्सपेंस 36 प्लस ऐड करना है क्लोजिंग अक्रूवल। तो एक्सपेंस मिल जाएगा कितना बेटा 699। जवाब दे। अब कौन कौन से एक्सपेंस बचे? लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है, सोलह सौ WDV है, 1400 ट्रेड अलाउंस है, ठीक है जनाब। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? इंटरेस्ट एक्सपेंस अमाउंट कितना था 500, 500 का 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, 45 आएगा आंसर आपके पास। अब और कोई चीज अगर रहती हो बताओ। डेप्रिसिएशन, डेप्शन चार्ज करनी किस पर? नई मोटर व्हीकल पर ना। कितने परसेंट से? 20%, ठीक है जी। और कोई एक्सपेंस जो बाकी आप बताएं। एक्सपेंस का सम कर लें। टोटल कितना आ रहा है सम? तो लेस कर दें एक्सपेंसेस को। नेट प्रॉफिट क्या था? 1875, ठीक है जी। अब क्या बन जाएगी बेटा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल तला बेटा प्रॉफिट में कोई फर्क है आपका? इन शॉर्ट जल्दी बना रहा हूँ। वैन 3400 की परचेज की है और उसके ऊपर 680 की चार्ज की है डेप्रिसिएशन। पूरा WDV क्या आती है? 2720। और कोई तो नॉन करंट एसेट नहीं ना हमारे पास। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1910। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है, वेरी गुड। तो कैलकुलेट करते हुए सिर्फ कौन सी सेल रखनी है? क्रेडिट सेल रखनी है।
कैश सील मत रखिएगा उसके अंदर, जवाब दें। तो अब एक काम करें ना, बताइए डेटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेटर का ओपनिंग बैलेंस 1680 है। अब क्रेडिट सेल कितने से हुई है? इस 1200 को छोड़कर बाकी सारी सेल क्रेडिट सेल है, इन दोनों का सम कर दो। 23,975। कलेक्शन फ्रॉम डेटर निकालनी है मेरे ख्याल से आपको, कहाँ से? कैश के अकाउंट से। यस सर, ऐसा ही है। चले, ठीक है जी। कैश अकाउंट बैलेंस बीडी कितना? 83। अच्छा, अब ये सब कुछ आपको कैश फॉर्म में कलेक्ट हुआ बेटा। यानी आपने कहा एंट्री बनाई कैश डेबिट 500 से, लोन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद डिस्पोजल की वजह से क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा। उसके बाद सेल आएगी, 1200 से। डिस्पोजल मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये सेल है सब। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएगी रिसिट फ्रॉम डेटर्स। जब पेमेंट्स आपने की, एक तो इंटरेस्ट की, फोर्टी। उसके बाद वेजेस, मोटर एक्सपेंस, सेंटर एक्सपेंस। ठीक है जी। 516, 83 एंड 75। ठीक है जी।
और फिर ये जो है ये क्या है, कैश ट्रांसफर टू बैंक है, टोटल 23,170। ये आएगा कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। और अब पुट करते हैं कैश का बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना है, 37 है। तो जनाब डिफरेंस क्या मिल जाना है आपको, कैश ट्रांसफर टू बैंक, डिफरेंस मिल जाएगा रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स। तो कलेक्शन कितनी आती है बेटा, 22,085। तो जैसे ही आपने तो 22,085 माइनस किया तो बैलेंस क्या बचा, 3,500। प्रीपेमेंट आ रही है कितने से, 250। ऐसे बेटा जवाब दे, 3,610 या 3,570। ठीक है। अच्छा उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, यस और नो। कैश का तो बैलेंस कितना है, 37 है। और बैंक का बैलेंस वर्कआउट करना पड़ेगा, जवाब दो बेटा। अब चाहे तो बैलेंस के तौर पर भी निकाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल तो वैसे क्वेश्चन ने दे दिया ना आपको, तो ओपनिंग कैपिटल एट प्रॉफिट, ठीक है। जो डिफरेंस होगा वही आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। खैर ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना दिया बताओ जरा, 1523। और कैश कितना ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर, 23,117। फिर यहाँ सारी क्या हुई है, पेमेंट हुई है। क्रेडिटर्स कितनी है पेमेंट, क्रेडिटर्स 16,204। उसके बाद वेजेस 2,122। तब भी हो जाएगा बेटा, तला कोई इशू नहीं है। देखो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, अगर मैं इस 500 और 1200 को डायरेक्ट यहाँ डेबिट करूंगा तो फिर मैंने जो ट्रांसफर लिखा है ना, मैं उसमें भी इस 500 और 1200 को काउंट नहीं करूंगा। अगर आप 500 और 1200 को डायरेक्ट यहाँ लिखते हो तो फिर जब ट्रांसफर टू बैंक है उसमें 500 और 1200 काउंट ना करो ना यार, क्योंकि वो सीधा बैंक में चला गया। समझे तला बेटा। ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है सॉल्व, लेकिन अगर आपने डबल काउंट कर लिया तो फिर मसला हो जाएगा। क्योंकि 23,117 जो बैलेंस बैंक में ट्रांसफर हुआ उसमें 500 और 1200 शामिल है, तो ऑब्वियसली पहले वो कैश फॉर्म में रिसीव हुए हैं फिर वो बैंक में ट्रांसफर हुआ। ठीक है। अच्छा
अब उसके बाद रेंट की पेमेंट है 750। उसके बाद मोटर एक्सपेंस है 1214। डिस्पोजल कैसे न्यू वैन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिपेयर्स है 522। उसके बाद सन्ड्रा एक्सपेंस है 613। हाँ जी, वर्कआउट कर लें बैलेंस शीट ही 1215। ठीक है, ठीक है जी। तो 6982 टोटल 9702। उसके बाद इक्विटीज एंड लायबिलिटीज कैपिटल आप लिख दें वो दोनों का सम करके कितना है भाई, 5750। इसमें ऐड कर दें नेट प्रॉफिट। कोई ड्राइंग है? कितना नेट प्रॉफिट है बेटा? नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 1875। टोटल कितना हो गया? 7625। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है? क्रिएटर्स हैं। फिडर का क्लोजिंग बैलेंस बताइए कितना है? 1341। और 3 अक्रूड एक्सपेंस है। 3 है 4 है? 4 है मेरे ख्याल से। वेजेस 71। मोटर एक्सपेंसेस 113। उसके अलावा इंटरेस्ट तो आखिर में आएगा। एक और है ना आपके पास अक्रूड, देखो सब यही दिखेंगे आपको, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ देख लो, ये रहा 71 ऐड किया, एक्सपेंस बढ़ाया, 113 से मोटा एक्सपेंस बढ़ाया,
और 47 से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा है। इसके अलावा 5 से इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा के लिए कितना हो गया? 236। और एक चीज हम ऊपर भूल गए हैं, वो है लोन। अब वो करंट और नॉन करंट आप खुद लिख दीजिएगा उसको बेटा, 500 से। अब आप टोटल कर लें इन सबका ओवरऑल, तो एसएफपी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। ये मैंने इसलिए सॉल्व किया कि एक अच्छा क्वेश्चन था और आप उसको देखें, सॉल्व करें। ठीक है, तो फर्दर बात अब आप मुर्गा वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्दर बात इंशाल्लाह आपसे करेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।